वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का क्रैश कोर्स, जिस फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस आज आई थिंक आज लास्ट लेक्चर होगा और आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हम ऑलमोस्ट जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम एक चैप्टर को पूरे 4 डेज में और हर टॉपिक को कंप्लीट करते हुए 4 दिन में पूरा एक चैप्टर खत्म करेंगे। क्लियर? और ये पूरा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होगा, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस होगा, जो भी आपका एग्जाम में आए। क्लियर? तो लेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मनीषा शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल एडुवेक्टर। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटी। ठीक है, तो हमने इससे पहले कैपेसिटेंस पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, हमने वो सब चीज़ें पढ़ी हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उन सब में हम थोड़ा थोड़ा उन सब का यूज़ करते हुए इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसमें हमने क्या लिया, बहुत ध्यान से देखना है। ये क्या है, हमने कैपेसिटर लिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, हमने कैपेसिटर कंसीडर किया जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। इनिशियली हमने नॉर्मली क्या करा कि जो 2 प्लेट्स हैं उन्हें हमने क्या रखा है, अनचार्ज रखा है। इनिशियली क्या किया, हमने इन दोनों प्लेट्स को अनचार्ज रखा, लेकिन जब ये दोनों प्लेट अनचार्ज रहेंगी तो फिर भी इसमें क्या हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो चार्ज इंड्यूस्ड होने के बाद हमने माना कि ये प्लेट हमारी 1 है और ये प्लेट 2 है। क्लियर? तो जब यहाँ पे इधर जो इधर वाला चार्ज है प्लेट 1 पर वो हुआ कितना, पॉजिटिव, और जो प्लेट 2 पर चार्ज है वो कितना इंड्यूस्ड हुआ, नेगेटिव। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है, और माना इसमें चार्ज जो हमारा जा रहा है वो कितना है, लेट किया कि वो Q डैश है। ठीक है, तो हमने इसे देखा और इधर वाले पे प्लस वाले पे प्लस Q और इधर पे माइनस Q डैश। क्लियर हो इतनी बात? अब जब ये चार्ज, जब ये दोनों पूरी इंड्यूस्ड चार्ज हमने यहाँ पे मतलब इंड्यूस्ड हो गया है चार्ज दोनों प्लेट्स पर, तो फिर क्या होगा, अब हम लेट करेंगे कि जो सेकेंड प्लेट है उससे क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट ऑफ चार्ज मीन्स टू से DQ डैश पार्ट ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो जब ये चार्ज अपोजिट चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या होगी, अपोजिट चलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, और चार्ज किधर से जा रहा है, प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो हम जो इसका जो पोटेंशियल होगा, सिर्फ पहले में जब हमारे पास फर्स्ट केस है, ठीक है, तो जो हमारा पहला पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में होगा V डैश। मानो हमने इसका पोटेंशियल भी V डैश माना और कैपेसिटेंस C है, तो V डैश इज इक्वल टू चार्ज कितना है, Q डैश, तो Q डैश ओवर C। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अब क्या है, अब हमने दूसरी बात क्या कही, ये तो पहला इसके पास पोटेंशियल बना। दूसरी बात ये है कि प्लेट 2 से प्लेट 1 में हमने क्या किया कि थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफर किया है। ठीक है, अब जैसे हमने थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफर किया है 2 से 1 की तरफ हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वर्क डन होगा हमारे पास DW। ठीक है, डैश हमने इसलिए नहीं लिया बिकॉज अब ये ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ ये कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है? तो वर्क डन कितना होगा, DW होगा, और पोटेंशियल किसका लगेगा, पोटेंशियल फर्स्ट वाले का ही लगेगा, V डैश और DQ डैश। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो हम इसमें V की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा Q डैश ओवर C DQ डैश। ये हुआ हमारे पास DW। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है, तो जब टोटल वर्क डन होगा, अब हमें क्या देखना है, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DW। इतनी बात आ गई समझ में? तो अब इंटीग्रेशन ऑफ DW मीन्स Q डैश ओवर C DQ डैश। अब जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो होगा 0 से Q तक। कहाँ तक होगा, Q तक होगा, बिकॉज वर्क डन कहाँ हो रहा है, वर्क डन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है चार्ज प्लेट 2 से प्लेट 1 की तरफ। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो इसकी जो हमारे पास जो लिमिट लेंगे हम लेंगे 0 टू Q। ठीक है, उसकी लिमिट आ जाएगी 0 टू Q। तो ये वाला इतनी बात आ गई समझ में? तो हमारे पास जो W आया वो आया 0 टू Q डैश ओवर C DQ डैश। अब ये C क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो हम इसे क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 1/C 0 टू Q डैश DQ डैश। ठीक है, तो सही से बना देती हूँ। ठीक है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो W इज इक्वल्स टू 1/C, ये हो जाएगा Q डैश स्क्वायर अपॉन 2 और 0 टू Q। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q
क्यू स्क्वायर माइनस 0/2। हम कह सकते हैं इसे अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमने क्यू वैल्यू पुट करी लिमिट और फिर हमने पुट करी है 0 लिमिट। तो टोटल वर्क डन जो हमारा आया है वो आया है क्यू स्क्वायर ओवर 2c। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। लेकिन हमने क्या किया, वर्क डन निकाला है। एक चीज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि क्या होती है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हमने लास्ट टाइम वर्क डन निकाला था, जो हमारे लास्ट वीडियोज हैं, तो उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि वर्क क्या है, एक्चुअल में वर्क डन जो होता है वो एक एनर्जी ही है। तो क्या मैं इस W को डिनोट कर सकती हूँ U से? ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसे कह दिया कि U इज इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर ओवर C कह सकते हैं, या फिर W इज इक्वल्स टू कह सकते हैं। क्लियर इतनी बात? अब हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, CV। अब हम इसमें अगर CV पुट कर दें, वैसे हमारे पास ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो हम इसमें CV पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 1/2 C² V² ओवर C। से C कैंसिल, तो U की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ CV²। इसका भी यूज होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये कितने आ गई, हम इसे पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं और हम इसे टोटल एनर्जी स्टोर भी कह सकते हैं। कैपेसिटर में हम कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं मिनिमम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि हमने 2 प्लेट्स ली थी। हमने 2 प्लेट्स ली और क्या थी, वो स्टार्टिंग में अनचार्ज थी, फिर उसमें चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, फिर उसके बाद एक तरफ प्लेट पे पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव आया। फिर हमने प्लेट 2 से फर्स्ट में क्या किया, हमने ट्रांसफर किया चार्ज, तो उसका हमने वर्क डन निकाला और फिर उसके बाद वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने उसमें पुट कर दिया। क्लियर इतनी बात? अगर यही चीज अब सीरीज में आपको बोल दे, एनर्जी स्टोर की जा रही है सीरीज में, तो सीरीज में स्टोर करने का मतलब क्या हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। आप ऐसे से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से, इजीली। क्लियर है? और ऐसे अगर आपको पैरेलल में बोल रहे हैं तो पैरेलल में भी हो जाएगी। तो चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो, सब में क्या होती है, टोटल एनर्जी एडिटिव होती है, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो। क्लियर हो इतनी बात? इनका रेसिप्रोकल नहीं होता है बिकॉज ये दूसरे बेसिस पे होती है। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें क्या निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। सबसे पहली बात तो कि एनर्जी डेंसिटी होता क्या है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये होता है कि कितनी एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि कितनी एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है, इतना आगे समझ में। अब हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है एनर्जी डेंसिटी में, अगर हम देखें, हमें सबसे पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वाला फॉर्मूला था, ये हमारा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C की वैल्यू हमें पता है एप्सिलॉन नॉट A ओवर D होती है। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी पता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। क्लियर हो इतनी बात? तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल्स टू E एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना आगे समझ में, एप्सिलॉन नॉट E के बराबर। एक चीज और होती है जो मैंने आपको सिग्मा के कंपैरिजन में ही सिखाई थी कि क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को, ये तो हमने बताया था, ये भी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अब इसके बाद हमारे पास जो क्यू की वैल्यू होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो होती है सिग्मा A। लेकिन अगर मैं इस सिग्मा की वैल्यू इसमें पुट करूं, ठीक है, बहुत इजी है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो अगर मैं सिग्मा की वैल्यू इसमें पुट करूंगी तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट EA। क्लियर हो इतनी बात? ये हो गई मेरे पास वैल्यू किसकी, क्यू की वैल्यू। ठीक है, अब मेरे पास क्यू की वैल्यू भी आ गई। अब उसने बोला है एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी का मतलब होता है U, जो कि मैंने अभी सॉल्व की, हाफ, 2 होती है, एक होती है CV² और एक होती है Q² अपॉन C। क्लियर इतनी बात? ठीक है, क्यू की वैल्यू हमें पता ही है, हाफ हमने ऐसे लिखा, C लिखा, क्यू की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट EA। ठीक है, आगे बात समझ में। और C की वैल्यू भी हमें पता है, तो हम दोनों की वैल्यू को एक साथ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास हाफ Q² मतलब एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर ओवर C की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सॉल्व जो करेंगे वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E² A² D। ये D हो जाएगा ऊपर ओवर एप्सिलॉन नॉट A। एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल और A से A कैंसिल। इतनी बात आ गई समझ में? तो हमारे पास जो U की वैल्यू है, वो आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। क्लियर? कितनी आएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² A इंटू D।
डी भी बची है हमारे पास, ठीक है, ए डी। तो ये हमारे पास आ गई किसकी, एनर्जी की वैल्यू। लेकिन अभी जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कि एक पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। डेंसिटी वही होती है, डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम होता है कि तीन साइड की मल्टीप्लाई हो, मीन्स टू से लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब जो ये लेंथ और ब्रेथ है ये क्या होता है एक्चुअल में, ये होता है एरिया। तो हम इसे कह सकते हैं ए इंटू एच भी वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो हम जो ये ए इंटू डी है, जो हमारे पास ये नेक्स्ट है ए इंटू डी, जो हमारे पास ए इंटू डी आया है, तो क्या मैं इस ए इंटू डी को वॉल्यूम वी नहीं लिख सकती, एग्जैक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हम इसे कह सकते हैं, मानो हमने एनर्जी यू से डिनोट की, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स टू से वी, या वी कहें या फिर हम कहें, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वी की जगह हम क्या कह सकते हैं, एडी। तो एनर्जी कितनी है हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एडी ओवर एडी। अब इस एडी से एडी कैंसिल, तो हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी में एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आई है वो आई है यू इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है। आगे समझ में, तो हम ये कह सकते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी विद एनर्जी डेंसिटी। ये वो एनर्जी है जिसकी एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। आगे इतना भी समझ में, बस इसमें क्या करना था, हमें एनर्जी तक पहुंचना था। जो भी हमें फॉर्मूला पता है, सबसे पहले अगर आप इस फॉर्मूले के लिखेंगे तो हम इसमें क्यू की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे जो भी हमें पता है, ठीक है, और फिर हम इसके वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर इतनी बात। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉस ऑफ एनर्जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि हमने एनर्जी स्टोर भी देख ली है कैपेसिटर में, ठीक है, एनर्जी की डेंसिटी भी देख ली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब इसमें पूछा गया है कि एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस भी होती होगी। क्लियर है इतना तो, ठीक है। क्या होता होगा कि एनर्जी लॉस भी होता होगा। अब एनर्जी लॉस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो ऐसे ही इंसुलेटिंग स्फेयर्स हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि दो इंसुलेटिंग स्फेयर्स हैं, इसको हमने Q1 मान लिया और इसे हमने Q2 मान लिया। क्लियर हो इतनी बात। और हमने इनके जो V1 और V2 हमने इनके पोटेंशियल्स मान लिए, ठीक है। तो अब जब हमने नॉर्मली स्टार्टिंग में Q1 Q2 V1 V2 हमने इनके पोटेंशियल्स मान लिए, और दो क्या हैं, दो हैं इंसुलेटेड कंडक्टर्स कह दो या फिर कुछ भी चीजें, ठीक है। हमने नॉर्मली तो इनका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा, हम इसे सीधा सीधा लिख सकते हैं, इनका चार्ज है या कैपेसिटेंस है, तो हम इनका कैपेसिटेंस लिखेंगे, कैपेसिटेंस होगा कितना, C1। तो हम कह सकते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, लेट करें हमने क्या, हमने लेट किया है कि दो इंसुलेटेड कंडक्टर्स ले लिए, हम कंडक्टर्स कह सकते हैं हम, ठीक है। हमने दो इंसुलेटेड कंडक्टर्स लिए हैं A एंड B, ठीक है, जिसमें क्या है, हुज चार्जेस कितने हैं उनके, Q1 एंड Q2, एंड पोटेंशियल्स कितने हैं उनके, V1 एंड V2। और जो हमारे पास क्या है कैपेसिटेंस, वो कितना हो जाएगा, C1 एंड C2 उनकी कैपेसिटेंस हो जाएंगे। तो हम सीधे सीधे ये बात बोल सकते हैं कि Q1 Q किसके बराबर होता है, CV के, तो Q1 इज इक्वल्स टू C1 V1 एंड Q2 इज इक्वल्स टू C2 V2, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब अगर हम क्या करें, अगर हमने इसे एक छोटी सी एक लाइन से कनेक्ट कर दिया, हमने क्या किया, एक थिन वायर से, ये मेरे पास एक थिन वायर है, इसे स्प्रिंग बिल्कुल समझने की गलती ना करें, मेरे पास क्या है, थिन वायर है। अगर मैंने इस थिन वायर से, इसे कंडक्टिंग वायर है जो कि हमने इसे कनेक्ट कर दिया, तो अब ये जो चार्ज ट्रांसफर करेंगे, ये जो दोनों स्फेयर्स चार्ज ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे को, अब जैसे ये चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो टोटल चार्ज, मानो इस पे Q1 था, इस पे Q2 था, तो टोटल चार्ज हमारे पास Q हो जाएगा Q1 प्लस Q2। और ये तब तक ट्रांसफर करेंगे जब तक कि इनका दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। जब तक, कब तक ट्रांसफर करेंगे चार्जेस, जब तक इनका पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। क्लियर है। तो इनका पोटेंशियल क्या हो जाए, जब से V1 V2 से चेंज होकर दोनों का V ना हो जाए, या फिर कोई थर्ड V3 या फिर कुछ ऐसा ना आ जाए। क्लियर है इतनी बात। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि पहले वाले का कितना था, 5 वोल्ट पोटेंशियल था,
दूसरे वाले का 10 वोल्ट था, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को तब तक चार्ज ट्रांसफर करेंगे मानो जब तक इन दोनों का पोटेंशियल 8 वोल्ट के आसपास ना हो जाए, या 8 वोल्ट मतलब दोनों को इक्वल होना है। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी होगी स्टार्टिंग में, जो हमारे पास एनर्जी क्या होगी, इनिशियल होगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV² भी होता है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इनिशियल मतलब बिफोर कंडक्टिंग। जब हमने इन्हें कंडक्टिंग वायर से पहले जब हमने जोड़ा है, मतलब कंडक्टिंग वायर से जब ये पहले थे, तो हम उससे पहले इनकी इनिशियल एनर्जी निकालते हैं, वो कितनी हो जाएगी, हाफ C1V1²। क्लियर हुई। और दो कंडक्टिंग है तो मैंने क्या कहा था आपको, सीरीज में लिखना है, तो जाएगा C2V2²। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है इतनी बात। अब आफ्टर कनेक्शन मतलब जब हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया, बिफोर कंडक्टिंग या आफ्टर कंडक्टिंग कह सकते हैं, या फिर हम आफ्टर कनेक्शन कह सकते हैं। जब हमने इसमें कनेक्शन किया मतलब एक वायर से इन दोनों को जोड़ा है, दोनों A और B स्फेयर्स को, तो जो इनकी पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, UF मीन्स फाइनल, तो उनका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो इनका पोटेंशियल लिखेंगे हम, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V कितना है, कॉमन, मीन्स टू से कि V दोनों का कितना होगा, कॉमन होगा। तो जब यहाँ पर V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब दोनों का सेम होगा, एक बात देखो, जब दोनों का सेम होगा तो हम लिख सकते हैं कि Q1 तो कितना हो जाएगा, C1V हो जाएगा, और Q2 कितना हो जाएगा, C2V हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो हम ये कह सकते हैं कि V किसके बराबर आ जाएगा, टोटल Q1 प्लस Q2 मीन्स टू से टोटल चार्ज, और हम कह सकते हैं C1 प्लस C2, ठीक है। तो कनेक्शन के बाद ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, दोनों मिक्स हो जाएंगी, तो जो टोटल चार्ज है वो मेरे पास Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, और जो टोटल कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा C1 प्लस C2। क्लियर हो गया इतना। तो मेरे पास जो कनेक्शन के बाद जो मेरे पास पोटेंशियल आया है वो V इज इक्वल टू टोटल चार्ज, हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल, या फिर कह सकते हैं कॉमन पोटेंशियल, वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो टोटल चार्ज मीन्स टू से Q1 प्लस Q2 ओवर C1 प्लस C2, ये हो गया मेरे पास V की वैल्यू। अब कनेक्शन के बाद जो मेरे पास U फाइनल आएगी, एनर्जी फाइनल हो जाएगी हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। क्लियर हो इतनी बात, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाफ C1 प्लस C2V², ये हो गए मेरे पास कनेक्शन के बाद, ठीक है। अब हमने इसमें क्या देखना है, इतनी बात आ गई। अब हम इसमें क्या करें, पहले हम इसमें V की वैल्यू पुट कर देते हैं, आगे इसके बाद ही देखेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ V, अब इसमें हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो हो जाएगा C1V² प्लस, सॉरी ये ऐसे नहीं होगा, हो जाएगा C1 प्लस C2V²। V का मतलब ये वाली वैल्यू हो गई, Q1 प्लस Q2 ओवर C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी कितनी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगी कितनी, हाफ Q1 प्लस Q2 स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2। क्लियर, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अगर आप चाहो तो इसकी जगह वैल्यू Q1 की भी रख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 की भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो Q1 Q2 की जब हम वैल्यू रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगी हाफ C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में। ये हुई मेरे पास इक्वेशन सेकंड। अब हम देखते हैं, हमारे पास इनिशियल एनर्जी भी आ गई, हमारे पास फाइनल एनर्जी भी आ गई। तो अब हम इसमें देखेंगे क्या, लॉस ऑफ एनर्जी। क्या देखेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी वो मेरे पास हो जाएगी U इज इक्वल्स टू इनिशियल जो पहले थी, उसके बाद लॉस हुई होगी तो पहले में से ही तो बाद वाली माइनस करेंगे। क्लियर है। ऑब्वियसली यहाँ पे F माइनस आई मत कर देना, बिकॉज ये थोड़ी टिपिकल हो जाएगी फिर, ठीक है। तो U इज इक्वल्स टू UI माइनस UF। तो जो हमारी UI की वैल्यू है वो है हाफ, ये कितनी वैल्यू है, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस UF। अब UF की वैल्यू कितनी है मेरे पास, हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर
C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2। अब यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, बट आपको फिर भी समझनी पड़ेगी। मैं सारी कैलकुलेशन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अगर हम इसमें से हाफ दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, और हमें C1 प्लस C2 का अगर एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, तो हाफ C1 प्लस C2 को भी हम कॉमन ले सकते हैं। क्लियर इतनी बात? हमने यहाँ पर लिया एलसीएम जिससे कि हमें टोटली करना ना पड़े, ठीक है। तो हमने इसे किया, सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से देखना। जब C1 V1 स्क्वायर की हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C1 प्लस C2 से, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, ये C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर प्लस इसी की हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस, अब उसके बाद हम करेंगे इस वाले की मल्टीप्लाई, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में। अब आती है बात माइनस की। माइनस जो ये वाला है इसका भी हम होल स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, ये माइनस का साइन है बाहर तो सारे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो जाएगा C1 C2 V1 V2। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब जब हमने इतना इसमें से सॉल्व किया है तो C1 V1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और C2 V2 से हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर से कैंसिल। क्लियर है इतना? अब हमारे पास जो बचा है सिर्फ हम उसे लिखेंगे, और जो बचा है वो है हमारे पास C1 प्लस C2। ये एक तो ये वाली इक्वेशन बची है, मीन्स टू से C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर और माइनस 2 C1 C2 V1 V2। क्लियर इतनी बात? अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि C1 C2 दोनों में क्या है, कॉमन है तीनों में, तो हम इसे भी यहां से हटाएंगे और C1 C2 को लिख देंगे कॉमन। ठीक है, आपको ऐसे रब नहीं करना है, डायरेक्टली आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा और हम ये लिख देंगे C1 इंटू C2। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इतनी बात। अब आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, मीन्स टू से जो हमारे पास यहाँ वैल्यू आई है वो है v स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2v1 V2। तो जब हमने इस फॉर्मूले को इसमें पुट किया, ये हो जाएगा C1 C2 2C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा मेरे पास कितना, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में? यही हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। जितनी हम एनर्जी इसमें लॉस करते हैं ये हमारा एनर्जी लॉस है। मीन्स टू से जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, ठीक है, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब हम कंडक्टिंग स्फेयर्स लेते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर्स, और तब हम उसके अंदर क्या कराते हैं, कनेक्शन एक वायर से उन्हें कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कितना उसमें एनर्जी लॉस हुआ है कनेक्शन के बाद, तो हम उसकी वैल्यू क्या आती है, नियर अबाउट इसके इक्वल आती है। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है, आगे समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सबसे पहले तो हमें ये वर्ड पता होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक वर्ड है, डाइलेक्ट्रिक वर्ड का और डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है कि वो सब्सटेंस जो कि चार्ज को क्या करे, जो चार्ज को फ्लो ना होने दे। ठीक है, क्या करे कि वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से चार्ज फ्लो ना होने दे, उसे हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, एक कंडक्टिंग होता है जो अपने अंदर से चार्ज फ्लो होने दे, और एक डाइलेक्ट्रिक होता है जो चार्ज फ्लो ना होने दे। ठीक है, जस्ट लाइक एन इंसुलेटर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमने क्या किया, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंड्यूस्ड हो गया। इतना आगे समझ में तो क्लियर है बहुत पहले से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसके बीच में रख दी एक स्लैब। हमने क्या किया, हाँ, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस तरफ लगाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने इसे माना कि ये कितनी हुई है, E0। क्लियर? क्योंकि क्या है, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर हमने लगाई। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव था, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ क्या इंड्यूस हो जाएगा, अपने आप ही पॉजिटिव। क्लियर है? इतनी बात आ गई समझ में? तो इनको हमने दोनों को डिस्टेंस d से हमने इन्हें सेपरेट कर दिया। इतनी बात भी समझ में आ गई।
और जो इसमें ऊपर वाले का चार्ज प्लस क्यू है और नीचे वाले का कितना है, माइनस क्यू है। ठीक है, अब जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी, अब हमने क्या माना कि इसके अंदर से जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो यहाँ पर कितनी है, P है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर इतना? ठीक है, पोलराइजेशन जिसे हम बोलते हैं, ये क्या हुई है, पोलराइज्ड हुई है, तो हमने मानी कि EP क्या है, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो हमारे पास इसके अंदर होगी वो कितनी होगी, E इज इक्वल्स टू E0 माइनस EP। इसका यूज अभी कैसे करना है वो अभी आपको अभी समझा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम कैपेसिटेंस जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसका एरिया हम कितना लेते हैं, A लेट करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि मतलब इंसुलेटिंग मीडियम में है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, तो C0 की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखी है। ठीक है, अब हमने स्टार्ट माना कि इनिशियली हमारे पास चार्जेस थे सिर्फ प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, हमने क्या किया, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो अब जनरेट होगी, स्टार्टिंग में क्या था कि सिर्फ प्लस क्यू और माइनस क्यू थे, तो अब इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी मींस डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी, एक D डिस्टेंस से थे, तो क्या होगा, E0 हमने मानी, E0 इज इक्वल्स टू कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छे समझाया हुआ है कि कहाँ से आया था, लास्ट टाइम भी, कल की वीडियो में, परसों की में भी ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आती है, जो आपने प्लेन शीट वाला किया था वहां से। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, हम सिग्मा को एक चीज और लिख सकते हैं, क्यू ए। ठीक है, सिग्मा सॉरी क्यू अपॉन ए क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन ए, सही लग रहा है, क्यू कम लग रहा है, तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगी क्यू सॉरी E0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आएगी, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब हमने क्या किया कि मानो उस पर माइनस QP चार्ज, मतलब जो पोलराइज चार्ज यहाँ पे लगा है, कि माइनस QP यहाँ पे जनरेट हुआ और प्लस QP यहाँ पे जनरेट हुआ, ये तो हमने बताई दी आपको कि इंड्यूस हो जाएगा, तो इसी को पोलराइज चार्ज बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को इंड्यूस चार्ज, और जो स्लैब पे जो उस पे बना है उसे कहेंगे पोलराइज चार्ज, डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो बना है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब अगर हमें कहूँ, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, तो ये क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा वो भी क्या बनाएगा, पोलराइज बनाएगा, तो EP क्या हो जाएगी, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके बराबर होगी, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट मींस टू से Q, वही चीज है वापस से, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो अगर पोलराइजेशन में होता है, पोलराइजेशन में हम P की वैल्यू को, Q अपॉन A की वैल्यू को क्या रखते हैं, P रखते हैं। ठीक है, मीन्स टू से हम उसमें सिग्मा नहीं रखते हैं, हम उसमें क्या रखते हैं, सीधा सीधा P। तो अब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका कुछ खास इतना यूज नहीं है, बस इसको इस चीज में यूज करना है कि अब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जो भी बचेगी, मीन्स टू से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कितनी हो जाएगी, मतलब कि जो डाइलेक्ट्रिक के अब अंदर होगी वो कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी वो E इज इक्वल्स टू E0 माइनस EP। E0 थी हमारे पास कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारी कौन सी थी, जो हमारी पैरेलल प्लेट्स की वजह से बन रही थी, और EP कौन सी है, जो कि पोलराइज्ड की वजह से बनी है, पोलराइजेशन की वजह से। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक का कि कोई भी चीज E0 इज अपॉन E0 माइनस EP इज इक्वल्स टू K। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला होता है, जहां पर K इज डाइलेक्ट्रिक, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब क्या होता है, E0 इज इक्वल्स टू E0 अपॉन E0 माइनस EP इज इक्वल्स टू K होता है। तो मैं अगर इस वैल्यू को इसमें रख दूं तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल्स टू E0 अपॉन K। ये वाली बात है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हमने जहां पे K हमने क्या माना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माना है। क्लियर इतनी बात? अब हमने जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी इसकी थिकनेस भी मानी हुई है, कितनी है, T। ठीक है, तो पूरे की कितनी थी, D, अब इसकी कितनी है, T, और जो बची है जगह उसकी कितनी हो जाएगी थिकनेस, D माइनस T। क्लियर? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एंड दैट फॉर्मूला इज पोलराइजेशन, सॉरी पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू ED, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब हम इसी फॉर्मूले की वजह से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या लिखेंगे, अब जो भी इसके अंदर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक, वो पोटेंशियल लिखेंगे जो कि इन पैरेलल प्लेट और डाइलेक्ट्रिक की वजह से बना है,
हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अब जो जनरेट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो किससे जनरेट हुआ है, जनरेट बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो कितना होगा, V इज इक्वल्स टू, सबसे पहली बात कितना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रही है, इसके बाहर, मतलब कि इसके अंदर से जो बाहर है, मतलब डाइलेक्ट्रिक के जो बाहर है वहां पर कितनी लग रही है, ई नॉट। तो मैं कहूंगी ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और बाहर वाली मैंने जो डिस्टेंस बताई है वो कितनी बताई है, D माइनस। क्लियर है, जहां मैंने रेड कलर से बनाए हुए हैं एरोज, वहां पर लग रही है कौन सी, ई नॉट कितनी है, और इसके साथ जो डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस में लगी है, D माइनस टी पर। क्लियर हो इतनी, प्लस अब जो अंदर इसके पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो कितनी है, E सिर्फ कितनी है, E, और उसकी थिकनेस कितनी है, T। क्लियर है इतनी बात, ये स्टेप समझ में आया, ये स्टेप समझ में आ गया, तो आपको पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पोटेंशियल समझ में आ गया। ठीक है इतना। अब हमने क्या किया, अब हमें पता है एक वैल्यू कि ई नॉट अपॉन ई की वैल्यू कितनी होती है, के के इक्वल। क्लियर, तो हमने क्या करना है, इसे डाइलेक्ट्रिक में ही बनाना है। डाइलेक्ट्रिक बनाना है तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के। ठीक है, तो जब हम इसे इक्वल जब हम इसे रखेंगे तो ई नॉट D माइनस टी प्लस ई की जगह कितना रखेंगे, ई नॉट अपॉन के इंटू टी। क्लियर इतना, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से इक्वेट कर मतलब इक्वल निकाल लेते हैं, जो बाहर कॉमन है तो जाएगी D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और ये हो गई हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू। और ई नॉट की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली थी हम वो रखें चाहें तो रख सकते हैं, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गया थिकनेस का, जब क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो हम उसमें पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वो इसके इक्वल होती है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब वो उसने लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कि कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है कि कैपेसिटेंस निकालना है। अरे भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता तो है, ई नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, रख दो। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि सी की वैल्यू किसके इक्वल होती है, क्यू अपॉन वी के। तो सीधा सीधा हम इसमें रखेंगे और वैल्यू हमारी आ जाएगी। जब हम इसमें क्यू अपॉन वी के इक्वल रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, मीन्स टू से क्यू को तो क्यू ही रहने दो, वी की जगह पुट कर दो। ठीक है, वी की जगह जब हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा इधर, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, दैट मीन्स क्यू से क्यू कैंसिल, तो C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और ये हो गई हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू। क्लियर है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, डाइलेक्ट्रिक जो हमारा मतलब परमिटिविटी है इन इंसुलेटिंग मीडियम, या हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ए क्या है, एरिया है, और D माइनस टी डी थिकनेस है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच की, और T थिकनेस है किस चीज की, T जो थिकनेस है वो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा, इतना कुछ मुश्किल था नहीं। अब अगर आपको वो समझ में आया तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए ये समझना कि कैपेसिटेंस अगर हम कंडक्टिंग स्लैब यहाँ पे रखें तो। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाएगा नेगेटिव, और जब यहाँ नेगेटिव इंड्यूस्ड होगा तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, वो कितनी लगेगी, ई नॉट लगेगी। क्लियर है इतनी बात। और ये कौन सा था, ये हमारे पास जो पैरेलल प्लेट, एक प्लेट है प्लस क्यू चार्ज की और एक प्लेट है माइनस क्यू चार्ज की, इनके बीच की डिस्टेंस है D, और ये जो कंडक्टिंग स्लैब है इसकी डिस्टेंस है, इसकी थिकनेस है हमारे पास T। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, और हमारे पास अगर हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें फिर से, तो C नॉट की वैल्यू जो हमारे यहाँ पास C हो जाएगी, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी तो होगी एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, सबसे पहली बात। और दूसरी बात जो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू होगी, ई नॉट की वैल्यू कितनी होगी, जो कहाँ है, सिर्फ हमारे इन कैपेसिटेंस सॉरी इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में लगी है, वो कितनी है हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होती है हमारे पास क्यू अपॉन ए, तो जाएगी क्यू ओवर ए एप्सिलॉन। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, अब हमने इसके बाद आपको इस वाले में बताया था डाइलेक्ट्रिक वाले में कि अब हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर है, तो इसकी वजह से। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने आपको बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में बताया था कि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कोई भी कंडक्टिंग
जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0, ठीक है। तो इसी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, तो दैट्स वाई V की वैल्यू हमारी सीधी सीधी क्या आ जाएगी, E0 इंटू डी, ठीक है। मतलब कि इस थिकनेस T का हमें कुछ काम ही नहीं है। अगर हम अकॉर्डिंग टू इसके देखें तो V की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी कितनी आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर प्लेट्स का कितना हो जाएगा, V0 इज इक्वल्स टू E0 D, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं E0 D, अभी हमने ये वैल्यू रखी है। अब जब हम टोटल कैपेसिटेंस टोटल क्या कहते हैं उससे पोटेंशियल निकालेंगे, तो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू E0, और किसकी ये E0 लगेगी कहाँ पे, तो इतना पोर्शन और इतना पोर्शन है, और इसे हम क्या कहेंगे, D माइनस टी। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल हमने यहाँ पे इसे हटाएंगे, ठीक है। तो इसे क्या लिख देंगे, V इज इक्वल्स टू E0 D माइनस टी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और E0 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और D माइनस टी को हम D माइनस टी ही लिखेंगे एज यूजुअल। तो कितनी आ गई पोटेंशियल की वैल्यू इसके इक्वल। क्लियर है इतनी बात। अब हमारे पास वैल्यू है C इज इक्वल्स टू Q ओवर V, जैसा हमने पहले किया था। अब हमारे पास क्या लिखना है, हमें Q की जगह तो Q ही रहेगा, V की जगह लिखेंगे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। आगे समझ में। अब इसे Q से Q को कैंसिल किया, इसे ऊपर ले गए, तो देन C विल बिकम A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। होप इस बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और, हम इसमें एक स्टेप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। वो स्टेप हमारे पास ये है, A एप्सिलॉन नॉट में अगर हम D से डिवाइड कर दें और D से ही मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम इसे कैंसिल आउट कर दें, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास C0 की हो जाएगी, तो आपने यहाँ देखी होगी, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगी, C0 की वैल्यू आ जाएगी। तो C0 की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फिर C इज इक्वल्स टू D अपॉन D माइनस टी इंटू C0। क्लियर, वो आपके डिपेंड करते हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से मिला है, ठीक है। ठीक है, आगे समझ में। आई होप यू अंडरस्टैंड, जो भी आपको समझाया गया बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और आज आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 2 जो कैपेसिटेंस वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल, और आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस